हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर आ गया हूँ। ये कहानी बहुत ही क्रीपी होने वाली है, बहुत ही डरावनी होने वाली है। और ये कहानी लंबी भी है, तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम दें और कहानी के साथ बने रहें। और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको वो कहानियाँ सुनाता हूँ जो सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। कभी किसी की नींदें उड़ा देती है और कभी किसी की यादें जगा देती है। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ सीढ़ियाँ कहीं ले जाती थी, लेकिन लौट कर कोई नहीं आता। कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त राघव की जुबानी। वो जुलाई का महीना था। स्कूल की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले पापा का तबादला एक पुराने हिल स्टेशन टाइप जगह पर हो गया। नाम था बरेठा, लेकिन उससे पहले पापा का तबादला एक पुराने हिल स्टेशन टाइप जगह पर हो गया था। नाम था बरेठा। बरेठा सुनने में छोटा और शांति भरा लगता था, लेकिन जिस बंगले में हमें ठहरना था वो ज्यादा समय से बंद पड़ा था। पापा के ऑफिस ने उस बंगले का इंतजाम किया था। एक सरकारी मकान था, लेकिन बहुत पुराना, सुनसान जंगल के पास ऊंचाई पर बना हुआ था। चारों तरफ घना सन्नाटा और छत की टाइलें पुरानी, मटमैली, जैसे कुछ कहना चाहती। हम जब वहां पहुंचे शाम हो रही थी। हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी और धुंध पूरे बंगले को ऐसे ढक रही थी जैसे कोई सफेद चादर। मैं, मेरी छोटी बहन नंदनी और माँ तीनों अंदर दाखिल हुए और सामने ही लकड़ी की भारी सीढ़ियां दिखाई थी जो ऊपरी मंजिल की ओर जाती थी। पर ठीक उन्हीं सीढ़ियों के नीचे एक और दरवाजा था, छोटा, घना, लकड़ी का बना हो, लेकिन उसके हैंडल पर जैसे किसी ने हाल ही में हाथ फेरा हो। मैंने माँ से पूछा, ये नीचे कहाँ जाता है? माँ बोली, शायद स्टोर रूम होगा, रहने दो और ऊपर चलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उस छोटे दरवाजे को देखकर मेरे सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे भीतर से जकड़ लिया। रात हुई। पापा कुछ जरूरी कागजात के लिए शहर वापस चले गए थे। मैं, माँ और नंदनी अकेले रह गए उस वीरान घर में। माँ ने खाना बनाया, नंदनी जल्दी सो गई और मैं खिड़की के पास बैठा बारिश की बूंदों को गिरते देख रहा था। तभी एक ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे की दूसरी तरफ लकड़ी को खुरच रहा हो। मैंने कान लगाया, आवाज फिर आई, ठक ठक, सीढ़ियों के नीचे से, ठीक उस बंद दरवाजे के पीछे से। मैंने धीरे से माँ को आवाज दी, माँ वहां से कुछ आवाज आ रही। माँ ने रसोई से झांक कर देखा, कोई चूहा होगा, रहने दे, तू डर मत। मैं सोने चला गया, लेकिन रात को फिर वही आवाज आई। इस बार कुछ ज्यादा पास से, कुछ ज्यादा भारी, कुछ ज्यादा धीमी फुसफुसाहट के साथ। नंदनी। नंदनी। मैंने झट से आंख खोली। नंदनी मेरे पास ही सो रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और वो देख रही थी सीढ़ियों के नीचे उस दरवाजे की ओर। नंदनी, क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने फुसफुसा कर कहा, वो मुझे बुला रहा है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? उसने कहा, जो नीचे रहता है। मैं उस रात सो नहीं पाया। नंदनी की बात अब भी मेरे कानों में गूंज ही रही थी, वो मुझे बुला रहा है। अगली सुबह नंदनी बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मैं अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर चीज, हर दरवाजा, हर आवाज मुझे डरा रही थी। और सबसे ज्यादा वो आईना। आईना उस बंगले की ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था, शायद ड्रेसिंग रूम। उसमें एक बड़ा पुराना आईना था। माँ उसे साफ कर रही थी और मैंने उसमें झांका। मुझे खुद से नफरत सी हुई। मैं थका, डरा और कमजोर लग रहा था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आईने में मेरी माँ की परछाई थी,
लेकिन असली माँ जो मेरे बगल में खड़ी थी वो कुछ और कर रही थी। मैंने दोबारा देखा, आईने में माँ हंस रही थी, लेकिन असली माँ गंभीर थी। माँ ने मुझे देखा और बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने धीमे से कहा, माँ, आईने में आपकी परछाई कुछ और कह रही है। माँ मुस्कुराई, ये पुराना आईना है बेटा, धुंधला दिखता है और तू ज्यादा सोचता है, लेकिन मुझे यकीन था आईने में जो दिखता है वो कभी कभी सच नहीं होता। नंदनी की हरकतें, शाम होते होते नंदनी अलग ही व्यवहार करने लगती थी। वो अकेले बड़बड़ाती थी, अजीब तस्वीरें बनाती थी और सबसे खतरनाक, वो सीढ़ियों के पास ज्यादा बैठने लगी थी। एक बार मैंने उसे सुना, वो किसी से कह रही थी, तुम सच में नीचे हो, आज मैं आऊं? मैंने डर कर पूछा, नंदनी क्या बकवास कर रही हो? उसने मेरी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी। वो मुस्कुराई और बोली, भैया, वो कहता है मैं तुम्हें बता न दूं, वरना वो नाराज हो जाएगा। मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं माँ के पास भागा, सब कुछ बताया। माँ ने पहले तो डांटा, ऐसी बातों से डराओ मत, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन माँ की आंखों में भी वो चिंता थी जो माँ छुपाना चाह रही थी। रात के करीब 1 बजे घर में हर तरफ सन्नाटा था। मैं प्यासा उठा और पानी पीने किचन गया। वापस मुड़ा तो माँ की परछाई दिखी, सीढ़ियों की तरफ जाती हुई। माँ, इतनी रात को? मैंने पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला। मैं पीछे गया पर वहां कोई नहीं था। तभी नीचे से, सीढ़ियों के नीचे वाले दरवाजे से आवाज आई, राघव। मैं वहीं मानो जम सा गया। माँ, अब आवाज फिर आई, राघव बेटा, मुझे यहाँ से निकालो। ये मेरी आवाज नहीं। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वो अब धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के पीछे कुछ हिल रहा था, कोई परछाई, कोई आकृति जो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। और तभी माँ मेरे पीठ के पीछे से बोली, राघव, क्या कर रहे हैं? मैंने पलट कर देखा, माँ मेरे पीछे थी। तो फिर नीचे से जो आ रहा था वो कौन था? मैंने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया और माँ को सब बताया, पर माँ चुप थी। उनकी आंखों में एक ठहराव था जो पहले नहीं था। तभी ऊपर कमरे से नंदनी की चीख आई, भैया, दरवाजा मत बंद करो, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। हम भागकर ऊपर गए। कमरा खुला था पर नंदनी नहीं थी। सिर्फ दीवार पर कोयले से लिखा था, अब देर हो गई। राघव को समझ आता है कि माँ कुछ छुपा रही है। आईना, सीढ़ियाँ और नंदिनी, इन तीनों में कोई गहरा जुड़ाव है। और फिर एक रात बेसमेंट का दरवाजा खुला रह जाता है और जो बाहर आता है वो अब बोल भी सकता है। उस रात के बाद से कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। माँ खामोश रहती थी, जैसे कि किसी सदमे में हो। नंदिनी अब भी लापता थी और घर में हर दीवार, हर कोना जैसे सांस ले रहा था। मैंने कई बार भागने की सोची, पर कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अब वो मेरे अंदर भी था। आईने में दूसरा चेहरा, उस दोपहर मैंने आईने में फिर देखा, पर इस बार मैं खुद को नहीं देख पाया। आईने में जो चेहरा था वो मेरा नहीं था। उसके साथ उसके माथे पर दरार थी, आंखें लाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान। मैं पीछे हटा लेकिन चेहरा वही रहा। वो मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, अब तेरा चेहरा मुझे मिल गया, तू बच नहीं सकता। मैंने डरकर आईना तोड़ दिया। कांच बिखर गया, लेकिन आईने की टूटी सतह से नंदिनी की चीखें सुनाई दे रही थी। भैया मत तोड़ो, मैं यही हूँ, अंदर फंसी हूँ। माँ की अलमारी में मुझे एक पुरानी डायरी मिली, पीली पड़ चुकी थी और उस पर लिखा था, जो सीढ़ियों के नीचे गया वो कभी इंसान बनकर नहीं लौटता। उसे परछाई ने बदल दिया था। परछाई कभी इंसान थी और वो खुद को अब आईने में छुपा लेती है। मैंने पलटकर माँ से पूछा, ये किसकी डायरी है? माँ ने सिर झुका लिया।
ये तुम्हारे पापा की है। वो कभी वापस नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा खोला था। अब सब समझ आ रहा था। पापा, नंदिनी और अब मैं। बेसमेंट खुल गया था। उस रात बेसमेंट का दरवाज़ा खुला रह गया। मैंने माँ को खोजा लेकिन वो नहीं थी। किचन में खून की कुछ बूंदें थी और फर्श पर घिसटने की निशान। मैंने नीचे झांका। बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ एक हल्की सी सिसकती हुई आवाज़। राघव भाई, मैंने टॉर्च लिया और सीढ़ियाँ उतरने लगा, पर हर कदम पर अंधेरा गहराता गया। जो सीढ़ियाँ नीचे नहीं, किसी और ही दुनिया में उतर रही है। अंत में एक कमरा था, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सपने में देखा था। कमरे के बीच में नंदिनी बैठी थी, कमजोर, थकी हुई। उसकी आंखें एकटक मुझे देख रही थी। वो अंदर है भैया, उसने मुझे पकड़ लिया है, अब तुम्हारी बारी है। पीछे से दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे में एक दूसरा चेहरा उभरा, ठीक वैसा ही जैसा आईने में था, पर अब वो मेरे सामने खड़ा था। मैंने डरकर पीछे हटना चाहा, पर दीवार पर मेरी परछाई अब मेरी नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। उसने कहा, तू जितना भागेगा मैं उतना करीब आऊंगा। अब मैं तेरे अंदर हूँ और तुझमें से मैं ही बोलूंगा। मैं चिल्लाया नहीं और तभी अचानक सब अंधेरा हो गया। मुझे होश तब आया जब मैं अपने कमरे में था। बाहर धूप निकल चुकी थी। माँ भी वहीं थी और नंदनी भी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने माँ से पूछा, क्या वो सपना था? माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराई। लेकिन आईने में देखा तो नंदनी खिड़की के पास नहीं, दरवाजे के पास खड़ी थी। पर आईने में वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज कई साल हो चुके हैं। राघव, नंदिनी और उसकी माँ अब उस बंगले में नहीं रहते, लेकिन वो बंगला अब भी वही है। सीढ़ियों के नीचे वो दरवाज़ा अब भी है और हर नए किराएदार को रात के 2 बजे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। वो नीचे है और अब वो तुम्हारा चेहरा मांग रहा है। अगर आपको द बेसमेंट डोर एक छलावा पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। हमारी नई आने वाली अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू।